साथियों, 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 67वीं बीपीएससी इस बार पाल कला और मौर्य कला से प्रश्न पूछ सकती है, क्योंकि प्रत्येक साल आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन या एक से अधिक क्वेश्चन रहते हैं। इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत सेक्शन 1 में आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। इस बार आर्ट एंड कल्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाल कला। पाल कला के अंतर्गत हम लोग स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला को जानेंगे। फिर चित्रकला के अधीन हम लोग पांडुलिपि और भित्ति चित्र से संबंधित जानकारी लेंगे। मूर्ति कला के अधीन कांस्य की मूर्तियाँ और पत्थर की मूर्तियों से संबंधित जानकारी लेंगे। उसी प्रकार स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्तूप, विहार, चैत्य, मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण कलाओं की जानकारी लेंगे। पाल कला के विकास में बिहार और भारत में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसके क्या आयाम हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर के हुए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंट्रो पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक का इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है वो इंट्रो होता है, यानी इंट्रोडक्शन यानी भूमिका होता है। कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की अभिव्यक्ति मानी जाती है। साथ ही इससे किसी काल विशेष की संस्कृति की भी पहचान होती है। इस दृष्टिकोण से पाल कला विशेष महत्व है पाल कला का, क्योंकि इसने न सिर्फ मौर्य कला से विकसित हो रहे बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को निरंतरता एवं विस्तार मिला, वरन आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। तो पाल कला का इंट्रोडक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं। पाल कला की प्रमुख विशेषताओं को स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के विभिन्न आयामों या रूपों में हम देख सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। स्थापत्य कला के अंतर्गत हिंदू और बौद्ध धर्म की जानकारी लेंगे, जिसमें मंदिर, स्तूप, विहार और चैत्य। उसी प्रकार मूर्ति कला के अधीन हम लोग कांस्य और पत्थर की मूर्तियों से संबंधित जानकारी लेंगे। और उसी प्रकार चित्रकला के अधीन पांडुलिपि पे उत्कीर्ण चित्र या भित्ति चित्र की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। स्थापत्य कला की विशेषताएं: अधिकांश ईंट निर्मित, कुछ में पत्थरों का भी प्रयोग किया गया था। स्थापत्य कला के अंतर्गत धर्म से प्रभावित विशेषकर बौद्ध धर्म, पाल वंशीय शासक बौद्ध अनुयायी थे तथा हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो बौद्ध कला के प्रमाण देखेंगे। महाविहार पाल काल में बौद्ध स्थापत्य कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण महाविहार के संदर्भ में दिखाई पड़ते हैं। इन विहारों का निर्माण मूलतः भिक्षुओं के निवास तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से किया गया था। स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। महाविहार के तौर पे उदंतपुरी, जो बिहार शरीफ में है, वर्तमान इसके अवशेष नहीं है। इसका निर्माण गोपाल ने किया था, पाल वंश के शासक। विक्रमशिला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी रहा है, धर्मपाल ने इसका निर्माण किया था। और सोमपुर वर्तमान में बांग्लादेश में है। ये तीनों जो महाविहार है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पाल कला का महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है। विक्रमशिला महाविहार पाल महाविहारों में सर्वाधिक चर्चित एवं उत्कृष्ट है। महत्वपूर्ण रचनात्मक इसकी विशेषताएं हैं: प्रवेश द्वार, खुला आंगन, विभिन्न कमरे, 2 मंजिला सीढ़ियां इत्यादि, जो आप इस चित्र में आप देख सकते हैं। खुला आंगन है, एक कमरा है, बरामदा है, प्रवेश द्वार है। एक कमरा हो गया, ये बरामदा हो गया, ये प्रवेश द्वार हो गया।
तो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत स्थापत्य कला के अंतर्गत जो है विक्रमशिला महाविहार जो है पालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्कृष्ट नमूना है। इन सब महाविहारों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशियाई शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, जिसके शैली परदेशी एवं विदेशी शैली दोनों तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। स्थापत्य कला के बाद में हम लोग स्तूप को देखेंगे। पाल कला में पल्लवों से चली आ रही स्तूप निर्माण परंपरा पहले से चली आ रही स्तूप निर्माण परंपरा का भी व्यवस्थित विकास हुआ। पालकालीन स्तूपों की संरचना को निम्नलिखित आरेखों के माध्यम से समझेंगे। स्तूप के माध्यम से बुद्ध के अवशेष एवं प्रतीक चिन्हों की पूजा की जाती है। क्योंकि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उनकी अस्थियों को जमींदोज कर स्तूप का निर्माण किया गया। और स्तूप जो है बिहार और भारत की कला की महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्तूप की जो ऊपरी हिस्सा होती है जिसे हम छत्र कहते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं कि मिडिल हिस्सा को यष्टि कहा जाता है, उसके नीचे वाले हिस्सा को हम हर्मिका कहते हैं और यह अंडाकार जो आकृति है अंडा अर्धचंद्र का गुम्बज, उसके बीच में मेधी या चबूतरा कहा जाता है जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रदक्षिणापथ होता है, वेदिका होता है या फिर प्रवेश द्वार होता है। तो स्तूप का निर्माण पालकालीन कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चैत्य मतलब बौद्ध मंदिर। पाल कला में पहले से चले आ रहे हैं चैत्य निर्माण परंपरा का भी विकास हुआ, जिसके प्रमाण पालकालीन क्षेत्रों में मिलती है। चैत्य के संरचनात्मक स्वरूप को निम्नलिखित आरेखों में समझा जा सकता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह प्रवेश द्वार है चैत्र का, और स्तंभ है और दक्षिणापथ है। यह चैत्र का निर्माण है, एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। फिर हम हिंदू मंदिर की बात करते हैं। पाल काला में कुछ चर्चित मंदिरों के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे गया का विष्णुपाद मंदिर। इसकी प्रमुख विशेषता है इसके अर्ध मंडप की संरचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के। गया के विष्णुपाद मंदिर जो है वो पालकालीन है। अन्य मंदिरों में कहलगांव जो भागलपुर का गुफा मंदिर भी उल्लेखनीय है और पालकालीन है। उसके बाद हम लोग पालकालीन मंदिरों पर उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली नागर शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। देखते हैं पालकालीन मंदिरों पर नागर शैली, चूँकि बेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, जिसमें उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली है नागर शैली, उसका हम प्रभाव पाल कला पे देखते हैं। पाल कला के अंतर्गत हम लोग मूर्ति कला को देखेंगे। कांसे की मूर्तियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। पाल कला के महत्वपूर्ण विशेषताओं में मूर्ति कला भी उल्लेखनीय है। विशेषकर इस समय में बने कांसे की मूर्ति की तुलना इस समय यानी पाल वंश के समकालीन में दक्षिण भारत में चोल कांसे की मूर्तियों से की जा सकती है। यानी पालकालीन जो मूर्तियां हैं इसकी कंपैरिजन हम चोल काल की मूर्तियों से करते हैं। इतना उन्नत किस्म की मूर्तियां बनाई जाती थी। पाल काल की मूर्ति कला का स्वरूप मुख्यतः गुप्त काल की मूर्ति से प्रेरित है। यानी पाल काल की मूर्ति जो है गुप्तकालीन मूर्ति से प्रभावित है। पाल काल की मूर्ति कला का स्वरूप मुख्यतः गुप्त काल की मूर्तियों से प्रभावित है। पाल मूर्ति कला को हम 2 भागों में बांटते हैं, कांसे की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति। इस प्रकार हम लोग कांसे की मूर्तियां को हम पाल मूर्तियों में सर्वाधिक उत्कृष्ट, सांचे में ढला हुआ, अलंकरण युक्त मूर्तियों की विशेषता है। यानी पाल मूर्तियों में सर्वाधिक उत्कृष्ट है, सांचे में ढला हुआ है और अलंकरण युक्त है मूर्तियां। प्रमुख मूर्तिकार धीमन एवं बिथपाल, पाल शासक धर्मपाल के समकालीन
नालंदा के निवासी थे। आप धीमन एवं बिथपाल की अगर चर्चा करते हैं प्रमुख मूर्तिकार का, तो आपका 1-2 अंक इजाफा हो सकता है। कांसे की मूर्तियाँ मुख्यतः धर्म से प्रभावित थी, बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, हिंदू धर्म से भी प्रभावित थी। मूर्तियों में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। हिंदू धर्म से प्रभावित थी मूर्तियाँ, जिसमें विष्णु, बलराम आदि की मूर्तियाँ बनाई गई है पाल काल में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चर्चा का विषय है। पालकालीन चित्रकला को देखते हैं। चित्रकला कांसे की मूर्तियाँ में भी दिखती है। पालकालीन मूर्तियाँ कांसे की नालंदा, ककरीहार, गया, सुल्तानगंज, भागलपुर इत्यादि से प्राप्त हुआ है। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल कांसे की मूर्ति वर्तमान जो हम इंग्लैंड संग्रहालय में रखी गई है, यह पाल काल की विशिष्ट बर्मिंघम में है। पत्थर की मूर्तियाँ पाल काल में कांसे की मूर्तियों के साथ मुख्यतः बेसाल्ट पत्थर की विभिन्न मूर्तियाँ निर्मित हुई है। यह मूर्ति मुंगेर, संथाल परगना इत्यादि क्षेत्रों में पाई गई है। मूर्तियों की जो विशेषता है पालकालीन मूर्तियों की, वह विशेषता है आपको शरीर के अग्रभाग का चित्रण अलंकरण युक्त है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांसे एवं पत्थर की मूर्तियों के अतिरिक्त पाल कला से संबंधित रूपों में महत्वपूर्ण मूर्तियां, मिट्टी की भी मूर्तियां, मृदभांड आदि के भी प्रमाण मिले हैं, जिनका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता था। लेकिन अधिकांशतः जो मूर्तियां मिली हैं कांसे और पत्थर की भी मिली है, पत्थर की ही मिली है। पाल कला में मूर्तिकला के बाद हम लोग पालकालीन चित्रकला को देखेंगे। चित्रकला के 2 प्रकार हम देखेंगे यहाँ, भित्ति चित्र और पांडुलिपि। पांडुलिपि जो चित्र है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। इस प्रकार के चित्रण मुख्यतः ताम्र पत्रों पर मिलते हैं। इनको बनाने का उद्देश्य है विषय वस्तु को विस्तार देना एवं सजाना था। इन चित्रों में मुख्यतः लाल, काला, पीला, सफ़ेद इत्यादि रंगों का प्रयोग होता था पांडुलिपि में। उसके बाद इस प्रकार के चित्र लघु चित्रों के श्रेणी में माने जाते हैं, जिसमें प्रमुख है अष्ट सहस्रीफ प्रज्ञा परमिता नामक चित्र, जो वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इतना एडवांस जो हमारी भारतीय संस्कृति एवं कला के अंतर्गत जो ये विकसित हुई थी, इसका विदेशों में इसका परचम है। इस चित्र पर बौद्ध तांत्रिक कला का भी प्रभाव मिलता है। भित्ति चित्र का मतलब हो गया भित्ति चित्र या दीवार चित्रण। पालयुगीन चित्रों में भित्ति चित्र एवं दीवार चित्र भी उल्लेखनीय है, जिनकी प्रमुख विशेषताएं हैं अब पशु, मानव, पशु, फूल आदि का ज्यामितीय तरीके से चित्रण। आगे चलकर इस प्रकार के चित्रण का प्रभाव मधुबनी पेंटिंग में भी देखने को मिलता है। और इस प्रकार सराय टीला, नालंदा से भित्ति चित्र के विशेष उदाहरण मिले हैं पालकालीन। तो दोस्तों, पाल कला अपने आप में एक विशिष्ट कला थी। काले के अधिकांश रूपों में पुनरावृत्ति हुआ है मानते हैं, क्योंकि यह गुप्तकालीन कला को और मौर्यकालीन कला के परंपरा को अपनाया गया है। यहाँ मूर्ति कला के तहत जो पालकालीन मूर्तियाँ हैं मौर्योत्तर काल में जो विकसित हुई थी मथुरा और गांधार शैली में, और गुप्त काल की मूर्तियाँ जो बनी थी उसी का एक विस्तृत रूप है। चित्रकला में अधिकांश रूप अजंता एलोरा की गुफाओं का कॉपी पेस्ट किया गया है। फिर भी इस काल में मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला के निर्माण की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि अपने पूर्ववर्ती काल के कला को इसने पुनर्जीवित रखा और इसकी विशेषताएं और इसकी जो बुनियादी संरचना है और इसकी जो परंपरागत ढांचा है वो विश्व स्तर पर प्रचलित है। आगे हम लोग फिर इस तरह की वीडियो देखेंगे। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।